हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एम्पेयर सर्कुटल लॉ। एम्पेयर्स सर्कुटल लॉ, ठीक है। देखिए पहले समझते हैं ये है क्या, लॉ किस काम आता है। देखिए अभी बायर-सावर्ट लॉ हमने पढ़ा था, उसमें हमने कुछ करंट कैरिंग कंडक्टर्स की मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड किया। उसमें हम एक करंट एलिमेंट ले लेते हैं, उसकी पहले मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो उसमें जो है कुछ कैलकुलेशंस जो हैं वो डिफिकल्ट हो जाती हैं। जैसे ये डीएल वेक्टर लेते हैं ना हम, और फिर यहाँ पे पॉइंट पर आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, एंगल थीटा है, तो पहले स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी वेक्टर लिखी जाती है, फिर उसको इंटीग्रेट करके यहाँ से यहाँ तक हम टोटल फील्ड लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन की जो कैलकुलेशंस हैं वो टफ हो जाती हैं कई बार। कुछ पर्टिकुलर केसेस में तो हम सॉल्व कर पाते हैं, जैसे स्ट्रेट कंडक्टर में किया, सर्कुलर वायर, आर्क, ये सब चीजें हमने कर ली सॉल्व। लेकिन अगर हमारे पास कुछ और डिफरेंट तरह की करंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जैसे एक सिलेंडर है फॉर एग्जांपल, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, हम उस सिलेंड्रिकल कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। हमारे पास एक और अजीब सी करंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है विच इज कॉल्ड सोलेनॉइड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब एम्पेयर सर्कुटल लॉ के एप्लीकेशंस में आएगा। अब सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड अगर आप फाइंड करना चाहते हो एट ए पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड, तो उसके लिए एम्पेयर सर्कुटल लॉ यूज होगा। अब इस केस में बायर-सावर्ट लॉ को यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसमें इंटीग्रेशन थोड़ी टफ बन जाती है और सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है। इस तरह की जो करंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जहां पर करंट जो है वो थोड़ा सिमेट्रिकल सा होगा, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इन केसेस में हम एम्पेयर सर्कुटल लॉ को डायरेक्टली अप्लाई करके विद इन 2 और 3 स्टेप्स मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ होता था। गॉस लॉ हमें बताता था कि भाई अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख ले थ्रू ए क्लोज सरफेस, ये होता था E डॉट डी एस, क्लोज सरफेस, ये सरफेस इंटीग्रल था। वहां से अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना चाहते हैं किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, तो दैट इज बेसिकली जितना चार्ज उसके अंदर इनक्लोज्ड है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये गॉस लॉ हम यूज करते थे टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेरियस सिचुएशंस। जैसे सिलेंडर की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी हमने, स्फीयर की, शेल की, तो वो सब चीजें हम गॉस लॉ की हेल्प से करते थे। सेम उसी सेंस में मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास एम्पेयर सर्कुटल लॉ है, और ये हमें हेल्प करेगा अलग अलग तरह की करंट डिस्ट्रीब्यूशंस लाइक दिस, और एक और होती है वही बना के दिखाते हैं आपको, टोरॉइड बोलते हैं। ऐसे ये स्प्रिंग लेके ना, ये सोलेनॉइड को अगर हम ऐसे राउंड कर दें तो दिस इज कॉल्ड एंडलेस सोलेनॉइड। एंडलेस सोलेनॉइड जिसका एंड नहीं है कोई, इसके अंदर हमने करंट भेजा ऐसे, ठीक है। तो उस केस में भी अगर आप कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो एट ए पॉइंट इनसाइड द टोरॉइड, इसको बोला जाता है टोरॉइड। ये एक डेरिवेशन आ ही जाती है पेपर में। तो उस टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड भी हम एम्पेयर सर्कुटल लॉ की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो ये सब एप्लीकेशंस हैं। जैसे एक है सॉलिड सिलेंडर, एक है होलो सिलेंडर, भी हम करेंगे। होलो सिलेंडर के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, अंदर बाहर सरफेस पे, और एक हम करेंगे सोलेनॉइड और टोरॉइड, ठीक है। तो ये सब एप्लीकेशंस होंगी एम्पेयर सर्कुटल लॉ की। अब ये सब करने के लिए हमें समझना है कि एम्पेयर सर्कुटल लॉ क्या बोलता है। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। देखिए ये कहते हैं कि अगर मान लो किसी भी रीजन ऑफ स्पेस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, किसी करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी वहां पे है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ कंडक्टर कंसिडर कर लेते हैं। ये एक कंडक्टर है, करंट I1 ऊपर जा रहा है, यहाँ एक दूसरा कंडक्टर है, करंट I2, एक और कंडक्टर है, उसका करंट I3, ठीक है। अब इन तीनों करंट्स के कारण इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है। यहाँ हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है, किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे यू विल सी कि देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इस मैग्नेटिक फील्ड में जो इस पूरी स्क्रीन के ऊपर है, कहीं पर अगर कोई क्लोज्ड पाथ ले ले, किसी भी शेप का क्लोज्ड पाथ है, ये जस्ट पाथ, कोई कंडक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, इट इज जस्ट ए क्लोज्ड पाथ। ऐसा एक क्लोज्ड पाथ ले लें, उस क्लोज्ड पाथ के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करने का मतलब है यहाँ पर छोटे से पार्ट के लिए, मान लो ये डीएल आपने लिया, यहाँ पे डीएल वेक्टर, इतने से रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको आपने ले लिया, फिर उससे नेक्स्ट पार्ट में ले ली, फिर उससे नेक्स्ट पार्ट में ले ली, और हर जगह मैग्नेटिक फील्ड हम ले रहे हैं और उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करके हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड बाय दिस पाथ। जैसे यहाँ होता है चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ होता है म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड। जैसे कि अगर इक्वेशन लिखनी है तो इक्वेशन क्या है एम्पेयर सर्कुटल लॉ की, ये है integration of magnetic field over a closed path. This is called closed line
इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस टर्म को ये बोला जाता है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वन वर्ड में, सर्कुलेशन। नाम याद रखना, सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बात एक ही है, क्लोज लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन ऑफ स्पेस इज इक्वल टू म्यू नॉट। म्यू नॉट इज व्हाट? इट इज परमेबिलिटी। जैसे मैंने बायट-सैवर्ट लॉ में भी पढ़ाया था, ये एक पैरामीटर होता है किसी भी मीडियम का जो हमें बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी सेट होगी वहां पे। इट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो इट इज म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ। उस क्लोज पाथ ने कितना करंट इनक्लोज किया उसके बराबर है। ठीक है, बट दिस इज इन वैक्यूम। ठीक है, यहां पे लिखूंगा दिस लॉ इज वैलिड इन वैक्यूम। अगर वैक्यूम की बजाय कोई और मीडियम है उसके लिए भी लिखते हैं इसको। ठीक है, तो दिस इज एम्पेयर सर्कुलर लॉ, सिंपल डेफिनेशन। अगर हमारे पास कोई मीडियम है, मान ले हमारे पास आयरन का एक ब्लॉक है और वो मैग्नेटाइज हो रखा है, तो यहां पर ना इसके लिए एक मटेरियल के लिए एक पैरामीटर होता है म्यू आर। म्यू आर इज कॉल्ड रिलेटिव परमेबिलिटी। जैसे रिलेटिव परमिटिविटी हमने पढ़ा था, वैसे ही रिलेटिव परमेबिलिटी। बेसिकली इट इज परमेबिलिटी ऑफ दिस मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। म्यू आर क्या होता है? लेट मी टेल यू। म्यू आर इज म्यू इज द परमेबिलिटी ऑफ दिस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, म्यू बाय म्यू नॉट। ठीक है, अगर इसके अंदर आप क्लोज लाइन इंटेग्रल कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड का, यहां भी मान लो मैग्नेटिक फील्ड सेट है और आप क्लोज लाइन इंटेग्रल कर रहे हो, तो वहां पर एम्पेयर सर्कुलर लॉ की फॉर्म क्या बनेगी? वहां बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट के साथ एक और पैरामीटर आ जाएगा म्यू आर। ठीक है, इंटू आई इनक्लोज्ड। तो दिस विल बी द एम्पेयर सर्कुलर लॉ इनसाइड ए मीडियम। ये मीडियम के अंदर है तो वहां मीडियम की प्रोबेबिलिटी आएगी, और अगर वैक्यूम में लिखना है तो सिंपली म्यू नॉट आएगा। नेक्स्ट शीट पे मैं प्रॉपर स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको। स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ एसी लॉ। हाँ जी, इट स्टेट्स दैट the line integral of magnetic field over a closed path is equal to mu naught times current enclosed by the path। जितना भी उसके अंदर करंट है enclosed by the path इन वैक्यूम। वैक्यूम भी जरूरी है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल ओवर ए क्लोज पाथ। दिस राउंड सर्कल इज फॉर क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड। ठीक है, इन मीडियम ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर। अगर मीडियम की रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर है तो उस केस में ये इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर टाइम्स आई इनक्लोज्ड। तो मीडियम के अंदर आपने ऐसे रखना है, ध्यान में रखेंगे, और वैक्यूम में आपने इस लॉ को ऐसे लिखना है। ओके, अब हम देखेंगे कि हमें यहां पर ये जो सेंस है क्लोज्ड पाथ की, सेंस ऑफ रोटेशन, क्योंकि अब लाइन इंटीग्रल कर रहे हो ना और डीएल के ऊपर आपको वेक्टर नजर आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी आपको वेक्टर नजर आ रहा है, तो यहाँ पे देखना है कि हमें एंगल कैसे देखना है, मतलब ये वाला आंसर जो है ये पॉजिटिव या नेगेटिव कब आएगा। देखिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें करंट ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल से आपको साइन बता रहा हूं। अब इस स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो हमने पता है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता चलती है राइट हैंड थंब रूल से पता चलती है। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग आपने अपना थंब करंट के अलोंग रखना होता है, तो थंब विल बी अलोंग द करंट, राइट हैंड का थंब, और अपनी फिंगर्स को आपने घुमाना है राइट हैंड की, तो वो फिंगर्स इस सेंस में घूमेगी। दिस इज द सेंस ऑफ रोटेशन
ऑफ योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड लाइक दिस। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह की होती हैं अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर, वो हमें ऑलरेडी पता है बाय राइट हैंड थंब रूल। अब जब आपने मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करना है तो आपने कोई क्लोज्ड पाथ खुद से चूज करना है, तो वो क्लोज्ड पाथ भी मैं राउंड ले रहा हूं ग्रीन कलर में, ये वो क्लोज्ड पाथ है, ठीक है। अब इस क्लोज्ड पाथ के ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी कोई ना कोई, सिंपल सी बात है। अब इसकी अगर मैं डायरेक्शन, इस क्लोज्ड पाथ की डायरेक्शन मैं इस तरीके से ले लूं विच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर उस केस में जो आपका ये B डॉट DL है, ये C1 लूप के लिए लिख लेते हैं हम, C1 लूप के लिए पॉजिटिव आएगा, म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड। इस ग्रीन पाथ के अंदर कितना करंट इनक्लोज्ड है, I। अगर मान लो ये करंट 2I होता तो मैं 2I लिखता यहाँ पे। पॉजिटिव क्यों लिया, पॉजिटिव हमने इसलिए लिया क्योंकि ये जो डायरेक्शन है इस क्लोज्ड पाथ की वो मैग्नेटिक फील्ड के ही अलोंग है। इस केस में हर जगह पर जो एंगल बनेगा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में और DL में, दैट विल बी 0 डिग्री। व्हाट इज DL? DL इज द स्मॉल DL is the small elementary length of this closed path. Small elementary, it is not current element, ठीक है, it is small elementary length of closed path जो हम कंसिडर कर रहे हैं। और इस क्लोज पाथ के लिए एक स्पेशल नेम है, वो मैं अब यूज करूंगा। दिस इज कॉल्ड एम्पेरियन लूप, इसको एम्पेरियन लूप भी बोला जाता है। जैसे हमारे पास गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस होता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के केस में हमारे पास एम्पेरियन लूप होती है। एक और एग्जांपल, नेगेटिव कब आएगा वो भी देखते हैं। मान लो एक और क्लोज पाथ मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और इसकी सेंस ऑफ रोटेशन मैंने ऐसे कंसिडर कर ली। अब बच्चों इस केस में जो DL वेक्टर है हमारा वो मैं ऐसे ले रहा हूं इन दिस डायरेक्शन, बट मैग्नेटिक फील्ड तो इसके ऑपोजिट है, तो हर जगह पर दोनों में एंगल 180 डिग्री का आएगा उस केस में, है ना। ये राइट हैंड थंब रूल के ऑपोजिट लिए मैंने, करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लाइक दिस, ऐसे घूम रहा है ना, जैसे मेरा एरो देखो, ये ऐसे स्क्रीन के बाहर, ये स्क्रीन के अंदर, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है यहाँ पे। बट जो मैं B डॉट DL की सेंस ले रहा हूं मैं ऑपोजिट ले रहा हूं, तो इस पिंक कलर की लूप के लिए C2 मान लेते हैं इसको। अगर आप एम्पेयर सर्कुलर लॉ लिखोगे तो आपको ऐसे लिखना होगा, C2 के लिए इट विल बी माइनस म्यू नॉट टाइम्स I। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये साइन आपको अच्छे से समझना है। एक और एग्जांपल से पहले साइन समझाते हैं, फिर एम्पेरियन लूप की बात करेंगे। मान लो ये क्लोज पाथ ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, ये इसकी सेंस है। अब इसमें से करंट हमें गिवन है कुछ अलग अलग तरह के, एक है I1 करंट इन दिस डायरेक्शन, दूसरा है I2 करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तीसरा है I3 करंट इन द अप डायरेक्शन, ठीक है, 3 करंट्स हैं I3। अब मुझे इस डायग्राम के लिए एम्पेयर सर्कुलर लॉ को लिखना है। देखो कैसे लिखा जाएगा, बहुत आसान है, वैक्यूम है हर जगह, एंड दिस इज द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ एम्पेरियन लूप। दिस इज नॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दिस इज एम्पेरियन लूप एंड इट इज गिवन, ये एम्पेरियन लूप है, ठीक है। अब देखो आपने लिखना है मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करना हमें B डॉट DL ओवर द क्लोज्ड पाथ फॉर दिस लूप C लिख देते हैं इसको। दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड। अब कौन से करंट पॉजिटिव लेने हैं, कौन से नेगेटिव, देखो राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, बार बार बता रहा हूं, राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। उसके अकॉर्डिंग आपने अगर अपना थंब ऊपर की तरफ रख लिया, हमने थंब ऊपर की तरफ रख लिया, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की यही सेंस बनेगी। तो अब ऊपर वाले करंट जो हैं वो पॉजिटिव लिए जाएंगे, ये इसके अकॉर्डिंग, इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपवर्ड करंट पॉजिटिव लिए जाएंगे। तो ऊपर वाले करंट दोनों है I1 प्लस I3, बट जो डाउनवर्ड करंट है वो उसी मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर रहा है। देखो 3 मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, इसकी अपनी, इसकी अपनी, इसकी अपनी। I1 की मैग्नेटिक फील्ड इस सेंस में है, I3 के भी सेम सेंस में है, वो दोनों ऐड हो रही हैं, बट I2 की ऑपोजिट सेंस में है, वो उन दोनों में से सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसलिए उसके लिए माइनस I2 आएगा। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग आपको ये साइंस जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। ये चीज क्लियर होगी सबको, बोलो ये चीज क्लियर होगी है, चले आगे। यस सर। ओके चलो, अब हम एम्पेरियन लूप की डेफिनेशन एग्जाम में पूछ ली जाती है 1 मार्क के लिए, तो मैं बता दूं व्हाट इज एम्पेरियन लूप। ये हम कंसिडर किया करेंगे हर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए
डिफरेंट शेप के कंडक्टर के लिए हम ये पाथ खुद से इमेजिन करेंगे और फिर उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, चलो एम्पेरियन लूप एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ है, एन इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ which is drawn around a current distribution। कोई भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, सोलेनॉइड हो सकता है, स्ट्रेट कंडक्टर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कुछ भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड इसको ड्रॉ किया जाता है इन सच ए वे नंबर 1 द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इज पैरेलल और एंटी पैरेलल। दोनों में से बस यही दो चीजें हैं, या पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो टू डीएल वेक्टर। जो डीएल की डायरेक्शन लेंगे ना हम, मैग्नेटिक फील्ड या तो उसके अलोंग हो ताकि 0 डिग्री एंगल आ जाए, या उसके एंटी पैरेलल हो। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 दूसरी कंडीशन है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी कांस्टेंट ओवर द एम्पेरियन लूप। ठीक है, नंबर 3 परपेंडिकुलर भी हो सकती है। ठीक है, और बी वेक्टर में बी परपेंडिकुलर, और कोई एंगल नहीं, 90 होगा तो वो 0 हो जाएगी। उसके लिए सर्कुलेशन सीधा ही है, बी डॉट डी एल डॉट प्रोडक्ट खोलोगे ना जब आप, तो कॉस थीटा आएगा, कॉस 90 विल बी 0। तो परपेंडिकुलर भी हो सकता है, मे बी परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर। अब सोलेनॉइड के केस में कहीं कहीं मैग्नेटिक फील्ड डीएल के परपेंडिकुलर आएगा, कहीं कहीं उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल आएगा। तो और कोई एंगल थीटा पॉसिबल है, हम किसी भी आर्बिट्ररी शेप के लिए लिख सकते हैं, बट जब हमें इसको एज ए एप्लीकेशन यूज करना है इस लॉ को, देन फॉर इजी कैलकुलेशंस वी चूज द एम्पेरियन लूप ऑफ ए रेगुलर शेप। रेगुलर शेप मतलब मैं आपको बताता हूं, वो थर्ड कंडीशन लिखेंगे, इट्स शेप मस्ट बी रेगुलर। रेगुलर शेप कौन सी होती है, जैसे सर्कल हो जाए, इस तरह का रेक्टेंगल या स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, जिसकी आपको सरकमफ्रेंस या लेंथ पता हो, जैसे 2 पाई आर डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा इस केस में। अगर ये लेंथ एल है तो 4l का फॉर्मूला लग जाएगा, अगर स्क्वायर है तो इस तरह की कुछ शेप्स हम एम्पेरियल लूप में लेते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये दो ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये एम्पेरियल लूप की डेफिनेशन। अभी हम एप्लीकेशंस में जाएंगे धीरे धीरे, बट कुछ एग्जाम्पल्स पहले और करेंगे। एक एग्जाम्पल करते हैं और जस्ट एम्पेयर सर्कुलर लॉ के ऊपर बेस्ड एक और एग्जाम्पल। ये हमारे पास एम्पेरियन लूप गिवन है, इस तरह से एक क्लोज्ड पाथ गिवन है, इट इज जस्ट ए क्लोज्ड पाथ। इस रीजन ऑफ स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ करंट्स गिवन है, क्रॉस लगा के 5 एम्पेयर करंट, एक 2 एम्पेयर करंट है जो स्क्रीन से बाहर आ रहा है, एक 3 एम्पेयर करंट है जो स्क्रीन के अंदर जा रहा है, और एक 5 एम्पेयर का करंट है जो स्क्रीन के अंदर ही जा रहा है, 5 एम्पेयर। ठीक है, तो ये कुछ करंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, मुझे यहां पर क्या फाइंड करना है, आई नीड टू फाइंड सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड सर्कुलेशन ऑफ बी वेक्टर ओवर द पाथ सी, दिस इज पाथ सी। ठीक है, ओके, ध्यान से समझेंगे। सर्कुलेशन का मतलब हो गया कि हमें बी डॉट डी एल फाइंड करना है, तो इट इज म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड। टोटल करंट देखना कितना इनक्लोज्ड है। अब आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, देखो कैसे। सबसे पहला स्टेप, अप्लाई राइट हैंड थंब रूल। कैसे अप्लाई करोगे, जिस डायरेक्शन में डीएल वेक्टर जा रहा हमारा, जो सेंस ऑफ रोटेशन है क्लोज्ड पाथ की, उस डायरेक्शन में आपने अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाना है। तो राइट हैंड की फिंगर्स अगर आप ऐसे घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज है ना ये, तो आपका थंब जो है वो आउटवर्ड आ रहा है। तो फिंगर्स यहां पर हैं बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए जो हमारा थंब है राइट हैंड का दैट इज आउटवर्ड। तो जिधर आपका थंब आ गया आउटवर्ड डायरेक्शन, उसको आपने पॉजिटिव ले लेना। तो आउटवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, मतलब आउटवर्ड करंट इज पॉजिटिव, 2 इज पॉजिटिव, -5, -3, -5, बाकी तीनों करंट नेगेटिव आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ क्लोज्ड पाथ। बस हो गया सॉल्व। तो ये आ गया -13 + 2 11, -11 म्यू नॉट। यूनिट्स इसके क्या आएंगे, अब यूनिट्स की बात करते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स होते हैं टेस्ला, और लेंथ के यूनिट्स होते हैं मीटर।
तो ये जो सर्कुलेशन है उसके यूनिट्स होते हैं टेस्ला मीटर, टेस्ला है ये, ठीक है, ऐसे यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मीटर इज ऐसे यूनिट ऑफ लेंथ, तो इस चीज के यूनिट्स होते हैं टेस्ला मीटर। एक और क्वेश्चन ऐसा ही देख लेते हैं और समझ आ जाएगा आपको। देखो ये इस तरह से हमें सर्कुलर लूप दे रखी है और दो करंट दे रखे हैं यहाँ पे। एक करंट है 5 एम्पेयर जो ऊपर जा रहा है, दूसरा करंट है 3 एम्पेयर जो नीचे जा रहा है। अब आपने फिंगर्स को ऐसे घुमाया, राइट हैंड थंब रूल लगाना है, आपकी फिंगर्स ऐसे घूमनी चाहिए। राइट हैंड स्क्रीन के सामने रखो और फिंगर्स को ऐसे घुमाओ, तो आपका थंब नीचे जा रहा है, आपका थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब नीचे वाला करंट पॉजिटिव है, ऊपर वाला करंट नेगेटिव है। जिधर थंब जा रहा है उधर पॉजिटिव डायरेक्शन लेनी, जैसे मैंने ये बताया आपको। तो इस केस में अगर आपने बी डॉट डी एल लिखना है बच्चों, तो वो आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स 3 माइनस 5, 3 इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, तो -2 म्यू नॉट टेस्ला मीटर। ये 1 मार्क क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में इस तरह का आ सकता है। ये बेसिक डेफिनेशन ही अभी हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं एम्पेयर सर्कुलर लॉ की, तो ये सेंस जो है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, किस तरह से घूमता है। अब हम इसका प्रूफ करेंगे जो 2-3 नंबर में काफी बार आया हुआ है। प्रूफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे एप्लीकेशंस हैं, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है बट एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिडक्शन of Ampere circular law, AC law, from by using Biot-Savart law। Biot-Savart law हम यूज करेंगे और Ampere circular law को हम डिड्यूस करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं इनफाइनाइट कंडक्टर वाली, इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर, जिसकी हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी फाइंड करी हुई है ना। इसमें करंट ऊपर जा रहा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड हमने किसी डिस्टेंस ए पे ऑलरेडी फाइंड करी हुई है विद द हेल्प ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ, वो पूरा हमने एक्सप्रेशन किया था। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो सेंस होगी वो इस तरह की होगी, यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल से ये एरो बना दिए मैंने, इस तरह ही होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन एट पॉइंट पी अगर हम लिखना चाहें तो वो मुझे पता है, ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इनफाइनाइट कंडक्टर, आई इज द करंट। सो बाय द हेल्प ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर, वो मुझे पहले से यहां पे यूज करनी है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर एट P इज इक्वल टू B वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई R होता है। हम A लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तो A लिख दिया। डायरेक्शन P पॉइंट पे बतानी है, इनवर्ड होगी। P पॉइंट पे स्क्रीन के अंदर होगी, अगर पॉइंट यहाँ लेते स्क्रीन के बाहर होती। बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उन हर जगह टेंजेंट ड्रॉ करके आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हो। यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो, उधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। तो ये मेरे पास रिजल्ट ऑलरेडी है। अब एम्पेयर सर्कुलर लॉ हमें यहाँ पर ड्राइव करना, तो हम एक क्लोज पाथ यहाँ पे चूज करते हैं ना, वो मैं अलग कलर से इसके ऊपर ही बना रहा हूं। तो आई एम टेकिंग ए क्लोज्ड डॉटेड पाथ, ये डॉटेड पाथ है, अलग कलर से बना दिया मैंने। दिस इज एम्पेरियन लूप, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूंगा और उसके ऊपर मैं सर्कुलेशन फाइंड करूंगा। दिस इज एम्पेरियन लूप, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पर इस पाथ के लिए क्लोज्ड लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है और देखना है कि वो कितना है। इसी एम्पेरियन लूप का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे मैंने मान लिया इस डायरेक्शन में, दिस इज डीएल वेक्टर। और कहीं पर भी आप चले जाओ, डीएल वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही रहेगा। डीएल इसके ऊपर ही रहना है, इस क्लोज पाथ के ऊपर ही, और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम सेंस में ही चल रही है, तो दोनों में हमेशा एंगल थीटा जो रहेगा वो 0 रहेगा। थीटा इन बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर इज ऑलवेज 0 डिग्री, ठीक है। ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, आप इसको यूज करेंगे। चलो, तो अभी हम वो जो हमने किया वो हम लिख लेते हैं, पहले डेरिवेशन में लिखना पड़ता है सब कुछ। तो लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर एम्पेरियन लूप, ठीक है। एल मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ऑफ रेडियस सेम ए, जहां पे हमने पॉइंट पी लिया सेम रेडियस लेनी है। एंड एम्पेरियन लूप शुड पास थ्रू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है, पासिंग थ्रू ऑब्जर्वेशन पॉइंट P।
नाउ लेट dl vector be small elementary length। अब ये dl वेक्टर ध्यान रखना किसकी होती है ये, ठीक है, लेंथ ऑफ एम्पेरियन लूप, एम्पेरियन लूप की लेंथ है ये dl वेक्टर, एंड एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड b वेक्टर इज 0 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर अब हम ये चीज ही तो कैलकुलेट करना चाहते हैं ना कि ये किसके बराबर आएगी, ये हमें देखना है। म्यू नॉट आई इनक्लोज आना चाहिए ना, देखते हैं आता है कि नहीं आता। डॉट प्रोडक्ट पहले लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। हमेशा एंगल 0 रहेगा ना, तो बी डी एल कॉस 0 बनेगा, कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 इज 1, बी इज कांस्टेंट ओवर दिस पाथ। मैंने बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले कि एम्पेरियल लूप इस तरह से ड्रॉ करी जाती है कि उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पर सेम हो, तो हर जगह बी जो है वो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए ही रहेगी, क्योंकि हर कहीं पर भी आप पॉइंट ले लो इस लूप के ऊपर, ये क्योंकि आप कहीं पर भी पॉइंट ले लो इस लूप के ऊपर, ये डिस्टेंस हमेशा a ही रहेगा ना, तो a इज कांस्टेंट, i इज सेम, तो इट विल बी कांस्टेंट। b बाहर आएगा इंटीग्रेशन से, अंदर बचा dl, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। b की वैल्यू है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए, यही तो है वैल्यू, इट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ चुका है। और dl को हमें इंटीग्रेट करना है ओवर द क्लोज्ड पाथ। dl इज द स्मॉल लेंथ, टोटल लेंथ हमें देखनी है कितनी है, तो टोटल लेंथ 2 पाई ए होगी ना, बिकॉज a इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, तो dl की इंटीग्रेशन 2 पाई ए ही होगी। मैं यहां पे लिख देता हूं, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ dl वेक्टर dl इज 2 पाई ए, ठीक है। चलो हो गया सॉल्व, ये कट गया तो सीधा आंसर आ गया। देयरफॉर द क्लोज लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज पाथ इज म्यू नॉट आई। आई आंसर आ गया क्योंकि करंट इनक्लोज्ड ही आई था मेरे पास, तो दिस इज करंट इनक्लोज्ड, ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड। तो इतनी सी छोटी सी डेरिवेशन एम्पेयर सर्कुटल लॉ की। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एप्लीकेशंस ऑफ एम्पेयर सर्कुटल्स लॉ। हमें 4 एप्लीकेशंस पढ़नी है। लेट मी राइट द हेडिंग, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पेयर सर्कुटल लॉ। जो आपके सिलेबस में है, देयर आर 4 एप्लीकेशंस। सबसे पहली है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर कंडक्टिंग सिलेंडर बोलेंगे या कंडक्टर बोल सकते हैं, होलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर। ये क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, होलो सिलेंडर, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं होलो कंडक्टर। है तो कंडक्टर ही ना, करंट तो चाहिए ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए। होलो कंडक्टर ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, पाइप भी बोल सकते हैं। दूसरा है सॉलिड सिलेंडर। थर्ड एप्लीकेशन सोलेनॉइड। सोलेनॉइड भी हम लेंगे लॉन्ग आइडियल सोलेनॉइड, बताऊंगा लॉन्ग और आइडियल का क्या मतलब है। और फोर्थ एप्लीकेशन है टोरॉइड। और सीबीएसई एग्जाम्स में इन चारों एप्लीकेशंस में से एक 100% आती है। ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉलिड, टोरॉइड और सोलेनॉइड है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, 3 नंबर पक्के होते हैं इसमें से। चलिए तो अभी हम करते हैं सबसे पहले होलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर कैरिंग सम करंट आई। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर कैरिंग करंट आई। देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इट इज ए लॉन्ग सिलेंडर, ठीक है। दिस इज एक्सिस ऑफ सिलेंडर, एक्सिस बोलते हैं इसको, इस लाइन को। 3 केसेस हैं हमारे पास। फर्स्ट केस में पॉइंट P जो है वो इनसाइड द सिलेंडर होगा, करंट यहां पे सरफेस में से होके जाएगा, सारा करंट सरफेस में से होगा क्योंकि ये अंदर से खाली है, हवा भरी हुई है, होलो है, ठीक है, पाइप जैसे होती है।
तो आई करंट सारा सरफेस पे है। फर्स्ट केस में हमारा पॉइंट अंदर रहेगा सिलेंडर के, व्हेन द पॉइंट इज इनसाइड द सिलेंडर। सेकंड केस में हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को बाहर ले लेंगे P2। थर्ड केस में हम उसको सरफेस पे ले आएंगे, वो इसी का स्पेशल केस बनेगा आउटसाइड वाले का। लेट अस सपोज कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर, कैपिटल R, ठीक है, ओके। स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, दिस इज स्मॉल r। ये हमेशा हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले केस में जब पॉइंट हमारे पास यहां पर है, केस 1 फॉर द पॉइंट P1, P1 का मतलब है, डायग्राम देखें, इनसाइड द कंडक्टर, होलो कंडक्टर है, ठीक है जी। इसके लिए हम फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट ये होती है कि वी हैव टू ड्रॉ एन एम्पेरियन लूप ऑफ सर्कुलर शेप। इस केस में हमें सर्कुलर शेप लेके चलना पड़ेगा, जिसकी रेडियस है स्मॉल r। स्मॉल r रेडियस क्यों लेनी है? क्योंकि वो लूप इस पॉइंट में से पास करनी चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन है। टेकिंग सेंटर एट एक्सिस, सेंटर ऑफ द लूप एट एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो ये मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको, ये छोटी सी एम्पेरियन लूप हमने ड्रॉ कर दी। अब हमें इसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करना है, एम्पेयर सर्कुलर लॉ को यूज करना है। तो लेट dl वेक्टर बी स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ ऑफ लूप। उस dl वेक्टर को हम यहां पे बना देते हैं, यहां हम P पॉइंट के अराउंड ही बना देते हैं, बिल्कुल उसके अलोंग होती है dl वेक्टर, ठीक है, such that थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। वो मैंने पहले भी आपको बता दिया। तो बाय AC लॉ सीधा हमने एम्पेयर सर्कुलर लॉ लिखना है, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम करंट इनक्लोज्ड। और यहां पर तो करंट है ही नहीं कोई इनक्लोज करंट, तो सारा सरफेस में से बाहर बाउंड्री में से जा रहा है, इसके अंदर से तो कोई करंट जा नहीं रहा। तो म्यू नॉट टाइम्स 0, बिकॉज करंट इनक्लोज इज 0, तो इट इज 0। अब मैग्नेटिक फील्ड की सर्कुलेशन 0 आ रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है। तो सीधा लिख देंगे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द होलो सिलेंडर इज 0। ये पहला केस हो गया हमारा, सिंपल। केस 2 के लिए हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट को बाहर ले लेंगे, उसके लिए फिर से हमें एम्पेरियन लूप ड्रॉ करनी है, तो वो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। हमें डिस्टेंस जो लेना है एक्सिस से वो स्मॉल r ही लेना है, ठीक है, अलग अलग नहीं लेने, स्मॉल r ही लेके चलेंगे। एम्पेरियन लूप इस तरह की बनेगी, थोड़ी बड़ी बनेगी। इसी के ऊपर हमें dl पार्ट लेना है, ठीक है, सेम ऐसे ही जैसे अभी हमने कंसिडर किया था। एंगल थीटा यहां पर भी हर जगह 0 डिग्री रहेगा। अब यहां पर एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि हम सिलेंडर के बाहर हैं। तो B डॉट DL को हम पहले खोलेंगे, तो केस 2 लिख देता हूं मैं यहाँ पे। केस 2 बहुत आसान है, एक लाइन में हो जाना है, ज्यादा टफ है ही नहीं। केस 2 में हमने लिखना है सेम वही सेंस जो अभी लाइंस लिखी थी, वो अब बार बार नहीं लिखूंगा मैं, तो आप लिख लेना। लेकिन फॉर पॉइंट P2 का मतलब आउटसाइड द कंडक्टर। तो सिंपली अब क्या लिखेंगे, एम्पेयर सर्कुलर लॉ से अब B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट इनक्लोज्ड। अब कितना करंट इनक्लोज्ड है, I करंट सारा इस पर्पल वाली लूप के अंदर से ही पास कर रहा है, तो सारा करंट I आ गया, विच इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। B हमें फाइंड करना है, इंटीग्रेशन ऑफ DL। वेक्टर मैंने हटा दिए क्योंकि मैंने बता दिया पहले ही एंगल थीटा 0 है, तो B DL आ जाएगा और B कांस्टेंट है। एम्पेरियल लूप भी ऐसे ही ड्राइव करिए, इसलिए B बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से, इधर आ गया म्यू नॉट I, विच इंप्लाइज दैट ये बन गया B इंटू DL की इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड पाथ। DL सर्कल का हिस्सा है, इंटीग्रेट करके टोटल लेंथ सर्कमफ्रेंस आएगी, तो वो 2 पाई r आएगी। तो ये याद रखना, DL की इंटीग्रेशन 2 पाई r है और इज इक्वल टू म्यू नॉट I, और सिंपली आंसर आ गया B इज इक्वल टू
म्यू नॉट आई बाय 2πr। वही रिजल्ट जो स्टेट कंडक्टर के लिए, इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर के लिए था, सेम वही रिजल्ट है। हाँ जी, तो बच्चों केस 3 में क्या होगा वो छोटा सा ही है, मैं यहीं पे कर देता हूं। केस 3 में हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट मैं यहां बना देता हूं P3, वो सरफेस के ऊपर है ना, तो सरफेस के ऊपर एम्पेरिकल लूप ड्रॉ करोगे। अब उसकी रेडियस हम जो स्मॉल r मानते हैं वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। अगर आपका पॉइंट सरफेस ऑफ सिलेंडर के ऊपर ही है तो स्मॉल r इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल R। थोड़ी सी थिकनेस है लेकिन उसको हम यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं। इट इज वेरी थिन सिलेंडर। थोड़ा थिक वाला भी केस आ जाता है लेकिन वो जेईई और नीट में पूछा जाता है। तो यहाँ पर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R है। ठीक है, तो आपने सिंपली ये जो रिजल्ट आया था उसके लिए सरफेस वाला रिजल्ट डायरेक्टली लिख देना, डायरेक्टली म्यू नॉट आई बाय 2π कैपिटल R। ठीक है, तो दिस इज एट द सरफेस ऑफ सिलेंडर, दिस इज आउटसाइड। यहां मैं इसके पैरों में आउट लिख देता हूं। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब इसका एक ग्राफ भी पूछा जाता है कि हम अगर सेंटर से बाहर जाते जाएं, ऐसे सेंटर से डिस्टेंस बढ़ाते जाएं स्मॉल r और ऐसे बाहर जाते जाएं, हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करेगी। तो आपको पता है ना कि एक्सिस या सेंटर ऑफ सिलेंडर से जैसे आप बाहर की तरफ जाओगे तो यहां से लेके यहां तक तो है ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड। इनसाइड हो आप, इनसाइड द सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो 0 आएगा। ग्राफ में कोई मैग्नेटिक फील्ड शो नहीं करनी है आपने जब तक आप कैपिटल R तक नहीं पहुंच जाते। कैपिटल R पे जब आप पहुंच जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसके बराबर आएगी, इस फैक्टर के बराबर। फिर जब आप कैपिटल R से भी बाहर जाओगे और डिस्टेंस बढ़ाते चले जाओगे तो ये रिजल्ट यूज करना है। उसमें स्मॉल r वेरिएबल है, जैसे जैसे स्मॉल r बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती चली जाएगी। तो एक ग्राफ है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं नेक्स्ट शीट पे, graphical variation of magnetic field for hollow cylinder। सिंपल, देखिए ये है एक्सिस जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस जो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर स्मॉल r। दिस इज एक्सिस, ये एक्सिस पर है पॉइंट, ओरिजिन हमने एक्सिस पर फिट कर दिया और ये मान लो यहां से लेके यहां तक कैपिटल R जो है दैट इज रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो बच्चों जब तक आप कैपिटल R तक नहीं पहुंच रहे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। जैसे ही आप सरफेस पे पहुंचे मैग्नेटिक फील्ड की कुछ वैल्यू आ गई, हो सकता है यहां पॉइंट आ गया है ना इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ये जो वैल्यू है ये कितनी है, ये है म्यू नॉट आई बाय 2π कैपिटल R। उसके बाद द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इज फॉर आउटसाइड इट इज म्यू नॉट आई बाय 2π स्मॉल r, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। ठीक है, तो ये ग्राफ बच्चों बनाना है। यहाँ हम डॉटेड लाइन लगा देते हैं जस्ट टू रिप्रेजेंट द थिंग्स। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, थिक कंडक्टर भी बोल सकते हैं इसको। लेट मी राइट द हेडिंग, magnetic field due to a solid current carrying cylinder। और इसको आप लॉन्ग थिक कंडक्टर भी बोल सकते हो, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। ठीक है, हमने एम्पेयर सर्कुलर लॉ को यूज करना है और मैग्नेटिक फील्ड को 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे फाइंड करना है। ये हमारा डायग्राम है। दिस इज ए सॉलिड सिलेंडर, सिलेंड्रिकल कंडक्टर। ये हो गया इसका एक्सिस और ये अभी सॉलिड है। सॉलिड का मतलब है कि ये पूरा यहाँ पे ऐसे फिल्ड है, मटेरियल मेटल से बना हुआ है। ठीक है, अब जो करंट है फिर वो करंट यूनिफॉर्मली इस पूरे सिलेंड्रिकल वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये करंट आई के लिए मैंने इतने सारे एरो इसलिए लगाए क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि अभी करंट सिर्फ सरफेस पे नहीं है, पूरे इसके वॉल्यूम में से होता हुआ चार्ज फ्लो करके ऊपर तक जा रहा है। ठीक है, हमारे पास 3 डिफरेंट सिचुएशंस हैं। सबसे पहला केस हम करने वाले हैं इनसाइड द सिलेंडर। अगर हमारा पॉइंट सिलेंडर के अंदर है, दिस इज द फर्स्ट केस। ठीक है, तो हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट बना देते हैं यहाँ पे। फिर
ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P1। सबसे पहले हम एम्पेरियन लूप ड्रॉ करते होते हैं। उसका डिस्टेंस पॉइंट का स्मॉल r है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल कंडक्टर, ये उसकी रेडियस है। स्मॉल r जो है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस। दिस इज योर एम्पेरियन लूप। जैसे हमने कल बोला था, हम एम्पेरियन लूप को ड्रॉ करेंगे। फिर एम्पेरियन लूप के ऊपर हमने क्या करना होता है, स्मॉल लेंथ ले लेनी होती है विच इज dl वेक्टर। मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये dl वेक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड में और dl वेक्टर में एंगल 0 होता है, तो थीटा बिटवीन b वेक्टर एंड dl वेक्टर इज 0 डिग्री एवरीवेयर, हर जगह 0 होता है। तो जहां पर भी b डॉट dl होगा वो b dl बन जाएगा। cos 0 is 1, ठीक है, वो हमारे पास है ये सिचुएशन। तो अभी हम एम्पेयर सर्किटल लॉ लिखेंगे इसके लिए, इस लूप के लिए, एम्पेरियन लूप के लिए। तो लेट मी राइट, अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स सर्किटल लॉ, क्या बोलता है लॉ? लॉ बोलता है कि इस क्लोज लूप के ऊपर, क्लोज्ड पाथ के ऊपर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर दिस क्लोज्ड पाथ, छोटी छोटी जगह पर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड्स है ना उसको जस्ट हम ऐड करते जा रहे हैं ओवर द पाथ, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड बाय द पाथ। ये हमारा लॉ है। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड में तो मैंने आपको बता दिया कि जो B है वो यूनिफॉर्म है और वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और हमें जस्ट यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dl लिखना है। राइट हैंड साइड पे म्यू नॉट I इनक्लोज ही रहने देंगे। अब dl की इंटीग्रेशन 2 pi r बनेगी, वेयर स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ दिस लूप, सर्कुलर लूप की रेडियस है। और यहां से b आ जाएगा म्यू नॉट I इनक्लोज्ड बाय 2 pi r। दिस इज इक्वेशन 1। अभी यहाँ पर I इनक्लोज्ड कितना है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास जो टोटल करंट I है वो तो पूरे सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में से होता हुआ ऊपर जा रहा है ना। मुझे सिर्फ अंदर वाला करंट देखना है जो इसमें से पास करे, वो I इनक्लोज्ड है, उसको फाइंड करना है। तो उसके लिए हम एक डेफिनेशन करंट डेंसिटी की यूज करेंगे, ठीक है। तो हेयर फॉर यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी हमने पढ़ा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, विच इज J वेक्टर। J इज व्हाट? करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है, करंट अपॉन एरिया। अगर यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी है तो दिस थिंग इज कांस्टेंट। मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आप एरिया कम कर दोगे उतना करंट भी कम हो जाएगा, इनक्लोज करंट। अगर आप ज्यादा एरिया लोगे उतना बड़ा करंट हो जाएगा। ये रेशो जो है वो कांस्टेंट होगी। अब हमने इस रेशो को लिखना है दोनों एरियाज के लिए। एक कंप्लीट एरिया के लिए लिखेंगे और दूसरा हम इक्वेशन लिखेंगे सिर्फ अंदर वाले एरिया के लिए। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि टोटल करंट अपॉन एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर है ना, पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि कैपिटल R इस सिलेंडर की रेडियस। दिस विल बी इक्वल टू स्मॉल करंट या करंट इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय स्मॉल एरिया। ये रेशो बराबर है ना, कांस्टेंट है ये रेशो। तो यहां से पाई कट गया और I इनक्लोज्ड हम लिख सकते हैं यहां से, इट इज I इंटू स्मॉल r स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2। इसको हम 1 में पुट करेंगे, मैं यहां पे कर रहा हूं, यहां मैंने क्रॉस लगा दिया, यहां से आप यहां आ जाएंगे। तो इसको हम करेंगे पुट इन 1। तो ये रिजल्ट तो मेरे पास ही है B का। इट विल बी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई स्मॉल r इंटू दिस फैक्टर I r स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर। एक स्मॉल r कट जाएगा, रिजल्ट आ गया म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r स्क्वायर इंटू स्मॉल r। ये रिजल्ट है हमारा। स्मॉल r इज व्हाट? स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस। जैसे जैसे स्मॉल r बढ़ाते चले जाओगे मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर, स्मॉल r मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r इन साइड के लिए। तो मैं यहाँ इन लिख रहा हूं इसके पैरों में ताकि आपको पता लगे कि ये इन साइड के लिए है, ठीक है। दूसरा केस है हमारा, अगर हम सरफेस पे चले जाए, उसके लिए मैं यहां बना देता हूं पॉइंट P2। तो जब आप P2 यहां कंसिडर करोगे फिर एम्पेरियन लूप भी ये बनेगी। अब उस केस में ये जो आपका स्मॉल r था वो कैपिटल R के ही बराबर हो जाएगा, सीधी सी बात है।
इसी में एक्सप्रेशन में इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं इसको। इक्वेशन 3 में हम पुट कर देंगे उसको, तो हम इक्वेशन 3 में ये चीज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है ना, और जैसे आप पुट करोगे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा फॉर द सरफेस ऑफ सिलेंडर। तो दैट इज केस 2। केस 2 है कि एट द सरफेस ऑफ सिलेंडर हमारा रिजल्ट क्या है। देखो, पुट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इन इक्वेशन 3। पहले मैं इक्वेशन 3 दोबारा से लिख रहा हूं जो इनसाइड के लिए हमने अभी फाइंड करी थी। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू स्मॉल r, दिस वाज द रिजल्ट। इसमें पुट करना है, तो जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ आ जाएगा म्यू नॉट आई कैपिटल R डिवाइड बाय 2 पाई R स्क्वायर, तो एक R कैंसिल हो गया और यही आपका रिजल्ट है सरफेस के लिए। तो सरफेस वाला रिजल्ट भी याद रखना बच्चों, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल R। ये सेम है, चाहे होलो सिलेंडर हो चाहे आपके पास सॉलिड सिलेंडर है, सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी एक्सप्रेशन से आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके। केस 3 में यहीं पे कर रहा हूं, दैट इज फॉर आउटसाइड द सिलेंडर। ठीक है, अब उस केस में ये आपका जो सिलेंड्रिकल सरफेस था लॉन्ग सिलेंडर, हमने जो पॉइंट लेना है वो पॉइंट हमने इससे बाहर ले लिया, दिस इज पॉइंट P3। तो यहां पर जब आप एम्पेरियन लूप बनाओगे वो एम्पेरियन लूप सारा करंट इनक्लोज करेगी। करंट तो चलो यहीं से जा रहा है, बट सारा का सारा करंट, टोटल करंट कितना है I, वो सारा करंट इसमें इनक्लोज रहेगा। और ये डिस्टेंस स्मॉल r है आपके पास, तो वो सीधा रिजल्ट हम लिख सकते हैं फॉर आउटसाइड द सिलेंडर। हमें लिखना है फिर से वही चीज, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। B डॉट dl में B dl cos 0, B बाहर आ गया, dl म्यू नॉट I, क्योंकि अब I इनक्लोज्ड I के ही बराबर है। सारा करंट इस स्काई ब्लू लूप के अंदर है, तो 2 पाई r यहाँ आ जाएगा, dl की इंटीग्रेशन स्मॉल r ही रहेगा क्योंकि मैं डिस्टेंस जो है ऑब्जर्वेशन पॉइंट का उसको स्मॉल r ही कंसिडर कर रहा हूँ। B यहाँ पे रहेगा म्यू नॉट I और B आ जाएगा म्यू नॉट I बाय 2 पाई स्मॉल r। मतलब अगर हम आउटसाइड चले जाए सिलेंडर के तो उसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्मॉल r। तो ये भी रिजल्ट आपको दोनों याद रखने हैं। इसका भी ग्राफ पूछा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर या एक्सिस, वेरिएशन ऑफ B वेक्टर विद स्मॉल r फॉर सॉलिड सिलेंडर। तो ये हमारे पास y एक्सिस हो गया, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज डिस्टेंस, ये हमारे पास सेंटर आ गया सिलेंडर का, या एक्सिस बोल दो आप, एक्सिस का पॉइंट है। ये मान लो कैपिटल R रेडियस है उसकी। तो जब आप कैपिटल R पे पहुंचते हो ना, जब तक आप कैपिटल R तक जा रहे हो तब तक तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये देख लीजिए, ये आ गया B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल r के, बढ़ रही है सिलेंडर के अंदर। फिर उसके बाद एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, ये वो मैक्सिमम वैल्यू है विच इज म्यू नॉट I बाय 2 पाई कैपिटल R। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर। उसके बाद फिर से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस है। ठीक है, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो सॉलिड सिलेंडर के केस में ये ग्राफ बनेगा। होलो के केस में अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, तो वो यहां से लेके यहां तक 0 मैग्नेटिक फील्ड शो करी थी हमने, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल शो करी थी। ये दोनों ही डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये एज इट इज एग्जाम में पूछी जाती है। अब इसी की कॉन्टिन्यूशन में अगर आपके पास इस तरह का कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जो डबल वॉल्ड है, इसकी 2 रेडियाई है, मैं जस्ट आपको रिजल्ट बता रहा हूं कि कैसे आपको यूज करना है। R1 इंटरनल इनर रेडियस है और R2 जो है वो बाहर वाली रेडियस है। ठीक है मेटल है, ये सारा बना के दिखाते हैं आपको, इस तरह से है। ठीक है, और जो करंट है ना, वो करंट बच्चों इस मेटल में से होके जा रहा है, अंदर से तो ये खाली है, यहां से होलो है। ठीक है, ये यहां से होलो है, बट ये जो रीजन है ये वाला जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूं, ये सारी मेटल है, ये सारा मेटल है। अब इस केस में अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो होलो रीजन में है, मान लो यहां पर है ऑब्जर्वेशन पॉइंट P1,
तो वो आपको पता लग गया कि मैग्नेटिक फील्ड एट P1 विल बी 0। मैं रिजल्ट बता रहा हूँ, एग्जांपल करवा रहा हूँ कि P1 पॉइंट पर 0 आएगी, क्योंकि इसके अंदर अगर आप एम्पेरियल लूप ऐसे इमेजिन करोगे उसके अंदर कोई करंट नहीं होगा। करंट कहाँ पे है सारा, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। करंट यहाँ पे है, इस रीजन में है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट इस रीजन में है सारा करंट। पाइप है ये, थिक पाइप, इसको मैं लिख के देता हूँ, ये थिक वॉल्ड सिलेंडर है, ठीक है। चलो, तो इस पॉइंट पर तो 0 है, मुझे पता लग गया। अगर मान लो P2 पॉइंट यहां पर है कहीं पर आउटसाइड द सिलेंडर, ठीक है, टोटल करंट आई है इनक्लोज्ड। अब जब आप यहां पर ऐसे एम्पेरियल लूप ड्रॉ करोगे ना, तो सारा का सारा आई इसके अंदर ही रहेगा। तो उस केस में P2 पॉइंट के लिए जो हमारा रिजल्ट है वो ये वाला यूज हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन, सारा करंट उसके अंदर ही है ना, 2 पाई स्मॉल r, वेयर स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ P2, स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P2 फ्रॉम द एक्सिस। तब ये रिजल्ट होगा आउटसाइड वाला। दोनों केसेस मुझे पता है, ठीक है। बट अगर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां पे हुआ, इस जगह पे जहां मेटल है, तब हमें फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, इनक्लोज्ड करंट वाला। अब देखिए, लेट अस सपोज ये डिस्टेंस है जी स्मॉल r इस केस में, और ये पॉइंट है P3। अब हम P3 के लिए देखते हैं कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये है, तो अभी मैंने जो आंसर लिखा था मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r इंटू आई इनक्लोज्ड, ये था हमारे पास। बेसिक रिजल्ट तो यही है, बट इसमें आई इनक्लोज्ड डिफरेंट होगा। देखते हैं कैसे निकालना है। यहाँ पे एम्पेरियल लूप इमेजिन करो। अब ये वाली एम्पेरियल लूप जो है सारा करंट नहीं इनक्लोज कर रही, कुछ करंट यहाँ बाहर रह गया, यहाँ पे इसके बाहर चला गया कुछ करंट, कुछ इसके अंदर है, जो इस पोर्शन में है ना वो करंट इसके अंदर है, ये वाला वो करंट हमें फाइंड करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट फिर से वही है, J इज कांस्टेंट। J कांस्टेंट का मतलब हुआ टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या हुआ, एरिया में ये वाला लेना है, विच विल बी पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। दिस इज द टोटल एरिया ना, टोटल एरिया ऑफ दिस मेटल, दिस वॉल। क्योंकि बाहर वाली रेडियस R2 है, तो बड़ा वाला एरिया पाई R2 स्क्वायर हो गया, छोटा वाला एरिया पाई R1 स्क्वायर हो गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपके पास ये शेडेड पोर्शन जो है उसका एरिया आ जाएगा ना। तो दिस इज टोटल करंट बाय टोटल एरिया इज इक्वल टू करंट इनक्लोज्ड बाय एरिया इनक्लोज्ड। अब ये अंदर वाला एरिया कैसे निकालना है, हमें सिर्फ इतना चाहिए, ये रेडियस है यहां से लेके यहां तक, ये रेडियस है स्मॉल r, तो बड़ा एरिया हो गया यहाँ पे स्मॉल r का स्क्वायर, इसमें से आपने R1 स्क्वायर करना है, क्योंकि ये इसके बाद तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो खाली है ये रीजन, तो वही अंदर वाला एरिया उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है पाई स्मॉल r स्क्वायर में से। तो बस यहां से हमारे पास आ जाएगा अभी आई इनक्लोज्ड। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, तो अब यहाँ पे आई इनक्लोज्ड आ गया, आई इंटू स्मॉल r स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइड बाय R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये इसको यहाँ पुट करना है, पुट इन 1, ये 1 है हमारा, इसमें पुट करना है, तो रिजल्ट आएगा म्यू नॉट बाय 2 पाई स्मॉल r इंटू आई इंटू स्मॉल r स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर ऑन R2 स्क्वायर माइनस कैपिटल R1 स्क्वायर। तो दिस विल बी द आंसर फॉर पॉइंट P3। तो ये एक एग्जांपल करवाई है, वैसे ये हॉट्स की एग्जांपल है, जेई में भी पूछी जा सकती है, नीट में भी पूछी जा सकती है, और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। इस तरह के अब इसका ग्राफ भी पूछा जाता है, ठीक है, जेई मेंस में वो काफी बार आया हुआ है। इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप देखिए यहाँ छोटा सा बना के दिखाते हैं आपको। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डिस्टेंस है। अब जब तक आप स्मॉल r1 तक पहुंचोगे तब तक मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ये क्योंकि अंदर से तो ये खाली है, होलो है ना, तो ये R1 तक पहुंच गए, कैपिटल R1 तक, तब तक मैग्नेटिक फील्ड 0 है। फिर जैसे ही आप R1 से R2 तक जा रहे हो, मतलब इसके अंदर घूम रहे हो, तब मैग्नेटिक फील्ड आप देखिए स्मॉल r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब इसको खोलोगे ना आप, तो स्मॉल r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी, ऐसे बढ़ेगी, यहाँ पे बढ़ेगी, थोड़ी सी कर्व बनती है, ठीक है। तो ये ग्राफ की बात कर रहा हूं। अब फिर जब आप कैपिटल R तक पहुंच गए, कैपिटल R2 तक पहुंच गए, मतलब वॉल तक पहुंच गए, ठीक है, यहां तक पहुंच गए, तब एक मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वहां पे। उसके बाद फिर हमारे पास जब आप बिल्कुल बाहर आ जाओगे तब ये रिजल्ट काम करेगा। सरफेस पे अगर आप जाना चाहते हो तो यू कैन सी, सरफेस पे आपको क्या करना है, R1 को R2 पुट करना है, सॉरी सरफेस पे आपको क्या करना है, स्मॉल r को R2 पुट करना है, तो ये कट जाएगा, यहाँ कैपिटल R आ जाएगा। तो सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पे लिखनी है वो भी लिख देते हैं,
यहाँ पे पॉइंट P4 ले लेते हैं सरफेस पे, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P4 सरफेस वाला, वो वही रिजल्ट है जो पहले निकाला था। देखो ना यहाँ पे स्मॉल r को आप जब कैपिटल R2 पुट करोगे तो ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो सरफेस पे वही आएगी म्यू नॉट I बाय 2 पाई कैपिटल R। उसके बाद फिर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, नीट में भी आ जाता है, सीबीएसई में अभी तक नहीं आया, बट आ सकता है कि आसान सी कंसेप्ट है कि हमें करंट इनक्लोज कैसे फाइंड करना है।